हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की पॉलिटी, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं 4th चैप्टर संस्थाओं का कामकाज। इससे पूर्व हम लोगों ने जाना कि संस्थाएं क्या होती हैं, उनकी आवश्यकता क्या है और किसी भी राजनीतिक जीवन के अंतर्गत इनका महत्व क्या है। राजनीतिक संस्थाओं के अंतर्गत हम लोगों ने व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में जाना, यानी सरकार के तीनों अंगों की चर्चा की। आज के वीडियो के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं सरकार के प्रथम अंग यानी व्यवस्थापिका का। अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग संसद और उसके सदनों की चर्चा करेंगे। बच्चों, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत जनता अपने लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, यानी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स इलेक्ट किए जाते हैं जिनके माध्यम से शासन का संचालन किया जाता है। राज्य एक अमूर्त संस्था है, यानी स्वयं वह अपनी इच्छाओं को, अपनी बातों को प्रकट नहीं कर सकता, तो इसका निरूपण यह कार्य सरकार के माध्यम से करवाता है और सरकार के विभिन्न अंग विभिन्न स्तरों पर अलग अलग रूप से ये कार्य करते हैं। जैसे व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका क्रियान्वित करती है और न्यायपालिका विवाद होने की स्थिति में विवादों का समाधान करती है। अब जनता के द्वारा ये चुने हुए प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं व्यवस्थापिका के माध्यम से। किस रूप में? कानून बनाकर करते हैं, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों को इसलिए चुनती है ताकि ये प्रतिनिधि जनता के हित में कार्य कर सके, जनता के हित में नीतियां बना सके, जनता के हित में कानूनों का निर्माण कर सके। भारत में व्यवस्थापिका को संसद या पार्लियामेंट कहते हैं और अलग अलग देशों में अपनी अपनी व्यवस्थापिकाओं को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जिस प्रकार से अमेरिका में इसे कांग्रेस कहा जाता है, जापान में इसे डाइट कहा जाता है और चीन में नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहा जाता है और ब्रिटेन में इसे पार्लियामेंट कहा जाता है। तो यह तो सिद्ध हुआ कि पार्लियामेंट यानी संसद वह राजनीतिक संस्था होती है जो जनता के लिए कानूनों का निर्माण करती है। अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता इस राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। अब प्रश्न उठता है कि संसद की आवश्यकता क्या है? क्या बिना संसद के कानून का निर्माण नहीं हो सकता? बच्चों, हम लोगों ने जब लोकतंत्र की चर्चा की थी तो उस समय जाना था कि लोकतंत्र दो रूपों में होता है। एक होता है डायरेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट, यानी पहला प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं शासन का संचालन करती है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन व्यवस्था का संचालन करता है। यानी ये चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वे सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करके जनता के हितों की रक्षा करते हैं, क्योंकि वे व्यवस्थाएं, वे सुविधाएं जनता को सुलभ कराने के लिए कोई संस्था का होना आवश्यक होता है। यानी जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विभिन्न समस्याओं का समाधान, विकास और कल्याणपरक योजनाओं का निर्माण तभी हो सकता है जब चुने हुए प्रतिनिधि एक निश्चित व्यवस्था के रूप में नियमित रूप से कार्य कर सके, और वह संस्था होती है संसद। और यही आवश्यकता होती है संसद के निर्माण की और संसद के गठन की। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं संसद के सदनों की। बच्चों, हम लोगों ने चर्चा की कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। लेकिन संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों की चर्चा करेंगे, राज्यसभा और लोकसभा। कॉपी और पेन साथ लीजिए और मेरे साथ इस रेखा चित्र के माध्यम से राज्यसभा और लोकसभा को समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग चर्चा करेंगे दोनों सदनों के नाम और दोनों सदनों की सदस्य संख्या के बारे में। बच्चों, भारत में संसद के 2 सदन हैं, पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। राज्यसभा, जिसे द काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, राज्यसभा राज्यों की सभा। हाँ, राज्यसभा केंद्र स्तर पर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। भारत के अंतर्गत संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संघात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत प्रांत इकाइयों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के माध्यम से किया जाता है। अब चर्चा करते हैं इसके उपनाम क्या है। राज्यसभा के उपनाम है उच्च सदन, प्रथम सदन, स्थायी सदन।
बच्चों, इसे उच्च सदन इसलिए कहा जाता है या प्रथम सदन इसलिए कहा जाता है कि ये परंपरा का परिणाम है। कहानी यह है कि भारत में सदनों की जो परंपरा है यानी सदनों की जो व्यवस्था है वह ब्रिटेन से ग्रहण की है। ब्रिटेन की व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट कहते हैं और वहाँ की पार्लियामेंट के दो सदन है, लोकसभा और कॉमन सभा। यानी लोकसभा जो वहाँ का उच्च सदन है, क्योंकि वहाँ पर लोकसभा के अंतर्गत उच्च वर्गों का प्रतिनिधित्व किया जाता है। कुछ कानूनी पीएस बैठते हैं या राजवंश के संबंधित व्यक्ति उस सदन में बैठते हैं, इसीलिए उस सदन का नाम उच्च सदन रखा गया। दूसरा है प्रथम सदन। प्रथम सदन रखने का कारण यह है क्योंकि जब ब्रिटेन के अंतर्गत राजशाही परंपरा थी, राजतंत्रात्मक परंपरा थी, लोकतंत्र का कहीं नामो निशान नहीं था, लेकिन कुछ व्यक्तियों के द्वारा धीरे धीरे लोकतंत्र की बात की जाने लगी, लोकतंत्र की पैरवी की जाने लगी और उन्हें मंत्रणा के लिए राजा ने अपने पास बुलाना प्रारंभ किया। धीरे धीरे उनसे राजा मंत्रणा करके शासन व्यवस्था का संचालन करता था। तो यह उन विशिष्ट व्यक्तियों की सभा बनती चली गई। यह अलग बात है कि उसके अंतर्गत कुछ कानूनी पीयर्स या उच्च वर्गों से संबंधित व्यक्ति या राज परिवारों से संबंधित व्यक्ति बैठा करते थे। प्रथमतः इस सदन का निर्माण हुआ, यानी राजा के अलावा एक अन्य सदन का निर्माण हुआ जो राज्य व्यवस्था के संचालन में भाग लेता था, इसीलिए इसे प्रथम सदन कहा गया। और जब भारत ने दो सदनों की परंपरा को अपनाया तो राज्यसभा को प्रथम सदन नामकरण किया। इसी प्रकार से इसे स्थायी सदन कहा जाता है, यानी राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं किया जाता, कभी भी भंग नहीं होता, इसीलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत लोकसभा, लोकसभा यानी लोगों की सभा, जिसे द हाउस ऑफ पीपल यानी लोगों का घर, लोगों का सदन कहा जाता है। इसके भी उपनाम हैं जैसे कि निम्न सदन, द्वितीय सदन, लोकप्रिय सदन और अस्थायी सदन। निम्न सदन यानी इसका संबंध सामान्य वर्ग से होता है, जनता से होता है, और यह जब राज्यसभा के परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन करते हैं तो राज्यसभा को जब उच्च सदन कहा जाता है क्योंकि यह उच्च वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा को जब प्रथम सदन कहा जाता है क्योंकि वह अस्तित्व में पहले आया, और निम्न सदन लोगों का सब सदन बाद में अस्तित्व में आया, इसलिए द्वितीय सदन कहा जाता है। क्योंकि लोकतंत्र की परंपरा राजतंत्रात्मक परंपरा के नष्ट होने के पश्चात अस्तित्व में आई, तो इसलिए इस सदन का अस्तित्व भी पश्चात में ही आया, इसीलिए इसे द्वितीय सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन से तात्पर्य है इसके अंतर्गत जनता के पसंदीदा प्रतिनिधि बैठते हैं, जनता के प्रिय नेता बैठते हैं, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसे अस्थायी सदन भी कहा जाता है क्योंकि इसका कार्यकाल तो निश्चित किया गया है लेकिन वह इससे पूर्व भी भंग हो सकता है, इसलिए लोकसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है। तो यह तो ही दोनों सदनों के नामों की और उपनामों की चर्चा। अब बात करते हैं सदनों के सदस्यों की संख्या की। बच्चों, संविधान के अंतर्गत राज्यसभा के लिए यानी उच्च सदन के लिए जो सदस्य संख्या निर्धारित की गई है वह है 250, यानी राज्यसभा के सदस्य अधिकतम 250 हो सकते हैं। और 250 सदस्यों का वर्गीकरण इस तरह से होगा, यानी 238 सदस्य राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा निर्वाचित होंगे, यानी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधायिकाओं के द्वारा राज्यसभा के अंतर्गत चुने जाएंगे। राज्यों के द्वारा चुने जाने का उल्लेख किया गया है और साथ में संघ राज्य के लिए यह प्रावधान किया गया है कि संसद जिस विधि से चाहे उस विधि से इनके निर्वाचन की व्यवस्था करेगी। इसी प्रकार से 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होंगे और वे सदस्य मनोनीत होंगे जो समाज में कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता व समाज सेवा के क्षेत्र में कोई विशिष्ट योगदान या उपलब्धि प्राप्त हो, उन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। परंतु वर्तमान समय में राज्यसभा के अंतर्गत 245 सदस्य हैं और 245 सदस्यों में से 233 सदस्य राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा निर्वाचित तथा 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। इसी प्रकार से लोकसभा के लिए भी सदस्य संख्या निर्धारण की गई है संविधान के अंतर्गत, जिसमें अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है और 552 सदस्य का वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है कि 530 सदस्य जनता के द्वारा यानी राज्यों की जनता के द्वारा
निर्वाचित होंगे और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा तथा 2 सदस्य यदि एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं होता है तो उस स्थिति के अंतर्गत राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, यानी अपनी मन से चुनता है, अपने मन से उन्हें नियुक्त करता है। वर्तमान समय में लोकसभा के अंतर्गत सदस्य संख्या है 545 और 545 सदस्यों का वर्गीकरण है। 528 सदस्य जनता के द्वारा यानी राज्यों की जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत किए गए हैं। इस प्रकार से ये हुई दोनों सदनों की सदस्य संख्या संविधान के द्वारा निर्धारित और वर्तमान समय में संचालित। अब चर्चा करते हैं कि इन दोनों सदनों में किन सदस्यों को चुना जा सकता है, किन लोगों को चुना जा सकता है। तो बात करते हैं सदस्यों के लिए योग्यता और उनकी आयु सीमा का निर्धारण। जैसा कि हम लोगों ने चुनावी राजनीति चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन किया था कि भारत के अंतर्गत चुनावों के लिए निर्वाचन के लिए प्रतिनिधियों की कोई भी योग्यता निर्धारित नहीं की गई है सिवा आयु सीमा के, यानी आयु सीमा का ही योग्यता निर्धारण किया गया है। सबसे पहले सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वे भारत के नागरिक हों। दोनों सदनों की सामूहिक रूप से बता रही हूँ, आप इसे अंतर करते हुए आराम से नोट कीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। दोनों सदनों के लिए आवश्यक है कि वे भारत के नागरिक हों और राज्यसभा के लिए आवश्यक है कि वह जो सदस्य यानी प्रतिनिधि रूप में चुनकर आया है या चुना जाना है उसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। इसी प्रकार से लोकसभा में प्रतिनिधि चुनने के लिए आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी 25 वर्ष या उससे अधिक का व्यक्ति लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है। कोई भी सदस्य एक समय पर दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता और यदि वह राज्यसभा में चुना जाता है तो उसे लोकसभा से और लोकसभा से चुना जाता है तो उसे राज्यसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, यानी कोई भी सदस्य एक समय में एक सदन का ही सदस्य हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं सदस्यों का चुनाव किस प्रक्रिया और किस प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं राज्यसभा सदस्यों का चुनाव। बच्चों, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि राज्यसभा सदस्यों का चुनाव राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के द्वारा किया जाता है। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है और राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। यानी जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है वह पद प्राप्त करते ही राज्यसभा का सभापतित्व भी प्राप्त कर लेता है और वर्तमान समय में हमारे देश के उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू। इस प्रकार से लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान विधि के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, यानी जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है वह लोकसभा सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान कर सकता है। अब लोकसभा के जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में स्पीकर भी कहते हैं और वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने चर्चा की लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन प्रणाली की। अब हम लोग बात करते हैं इनके कार्यकाल की। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की कि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यानी कभी भी वह भंग या विघटित नहीं किया जा सकता, लेकिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। बच्चे इस बात में बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। माना कि राज्यसभा के सदस्य 6 हैं। अब 6 में से सारे सदस्य एक साथ निर्वाचित नहीं होते। 2 सदस्यों को 2 वर्ष हो गए, 2 सदस्यों को 4 वर्ष हो गए और 2 सदस्यों को 6 वर्ष हो गए। अब जिन्हें 6 वर्ष पूरे हो गए हैं वे 2 सदस्य हट जाएंगे, यानी 1/3 सदस्य हट जाएंगे और 1/3 सदस्य नए जुड़ जाएंगे। इस तरह से जिन 2 सदस्यों का 2 वर्ष समय था उनका 4 हो गया और जिनका 4 था उनका अब 6 हो गया और अब नए सदस्य यहाँ प्रविष्ट कर गए, यानी 1/3 सदस्य हटते जाते हैं और 1/3 सदस्य नए जुड़ते जाते हैं। ऐसा प्रति 2 वर्ष पश्चात
होता है। तो यह था राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल। अब बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों की। लोकसभा के सदस्यों की नहीं, लोकसभा का ही कार्यकाल होता है और लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। लेकिन लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है, और यह विघटित करने की शक्ति होती है, वह शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास में। तो संविधान के अनुसार तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। इसी कारण लोकसभा को अस्थायी सदन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ विशिष्ट बातों की जो दोनों सदनों के सदस्यों के लिए है। कोई भी संसद सदस्य यदि सदन की बिना अनुमति के 60 दिन तक सदन से अनुपस्थित रहता है, सदन की कार्यवाहियों में अनुपस्थित रहता है, तो उस सदन के सक्षम अधिकारी यानी अध्यक्ष के द्वारा उसे सदन की सदस्यता से बहिष्कृत किया जा सकता है। इसी प्रकार से संसद सदस्यों के लिए उन्मुक्तियां भी होती हैं, यानी कुछ विशेष अधिकार भी होते हैं। जब संसद सत्र में है या आने वाली है, तो आने वाली है उससे 40 दिन पूर्व, और जब आ चुकी है उसके 40 दिन पश्चात किसी भी संसद सदस्य को किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। यानी ये विशेष प्रकार की उन्मुक्ति है, यानी छूट है, विशेषाधिकार है। इस तरह से बच्चों आज की वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की संसद के दोनों सदनों की, उनके उपनामों की, उनके नामों की, और उनके सदस्यों की संख्या की, उनके कार्यकाल की, और सदस्यों के निर्वाचन प्रणाली तथा कुछ विशेष अधिकारों की। अगले वीडियो के अंतर्गत संसद की शक्तियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।